की तरफ से भी तेजस को मलेशिया को ऑफर किया गया। इस टेंडर में पाकिस्तान की JF-17, रशिया की MiG-35, साउथ कोरिया की FA-50 और टर्की की हुर्रियत जैसे फाइटर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इसमें शुरू से ही तेजस के सिलेक्ट होने की चांसेस को काफी ज्यादा बताया जा रहा था और अभी लगभग ये बात कंफर्म हो चुका है कि मलेशिया की तरफ से अभी तेजस को ही सिलेक्ट किया जाए। कल एक रिपोर्ट सामने आया था जिसे PTI की तरफ से पब्लिश किया गया, जिसमें बताया गया था कि HAL की तरफ से भी मलेशिया में अपने ऑफिस को ओपन करने का फैसला किया गया और इसको लेके मलेशिया और भारत के बीच एक MOU को साइन कर दिया गया। इसी के साथ ही बात लगभग कंफर्म हो गया था कि मलेशिया की तरफ से भी तेजस को ही सिलेक्ट किया जाने वाला था। इसके अलावा हो सकता है मलेशिया की सुखोई फ्लीट को भी HAL की तरफ से सर्विस और वेंडर्स को प्रोवाइड किया जाए, उनकी हॉक फ्लीट को भी भारत की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। अभी इसको लेके फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि जल्द ही मलेशियन डिफेंस फोर्सेस और मिनिस्टर्स की एक हाई लेवल की डेलीगेशन टीम भारत आने वाली है और इस विजिट के दौरान भारत और मलेशिया के बीच 18 लाइट कॉमिक एयरक्राफ्ट को खरीदने की डील को फाइल किया जा सकता है और म्यूचुअल बैंक में 18 देश को खरीदने के बाद 2025 तक एक और फॉलोअन ऑर्डर के तौर पर भी एक ऑर्डर किया जा सकता है जिसमें 36 लाइट कॉमिक एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। मलेशिया की डेलीगेशन की मेरी भारत आने वाली जो अगले महीने तक भारत आने वाली है और मलेशिया की लाइट कॉमिक एयरक्राफ्ट के टेंडर में किस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया है ये बात इसी महीने के अंदर अनाउंस करने की बात की गई थी। तो इन सब बातों को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी से तेजस को लेकर कुछ बहुत ही अच्छी खबर सामने आने वाली है और उर्दू में यूट्यूब पर वीडियो भी बनना शुरू होने वाला है कि मलेशिया ने समोसा खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगला अपडेट वियतनाम की तरफ से। आप सबको लगभग एक महीने पहले मैंने बताया था कि वियतनाम की तरफ से भी भारत से आकाश NG मिसाइल सिस्टम को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था। पहले से ही वियतनाम को भारत की तरफ से ब्रह्मोस, अस्त्र और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन वियतनाम की तरफ से स्पेशली आकाश की NG वर्जन को खरीदने का मन बना गया था जिसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर के आसपास होने वाली और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद वियतनाम को यहाँ पे इंडियन रेंज के एयर सिस्टम की जरूरत थी, तो इस वजह से वो भारत से आकाश की मार्कोन वर्जन के मुकाबले इसकी NG वेरिएंट को खरीदने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अभी ऐसा पता चला कि वियतनाम की तरफ से अभी शायद आकाश NG सिस्टम को खरीदने का जो मन बनाया गया था उसे अभी पीछे हटने का फैसला किया गया और अभी वियतनाम की तरफ से आकाश NG सिस्टम के बदले इजराइल से बैरक 8 सिस्टम को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जिसके लिए वियतनाम की तरफ से भी इजराइल के साथ बातचीत करना भी शुरू किया जा चुका और अगले महीने ही वियतनाम की टीम इजराइल के दौरे पर जाने वाली, जहां पर इजराइल के साथ वो बैरक 8 सिस्टम को लेकर डील को फाइनल करने वाली। इस डील की कीमत करीब $500 मिलियन के आसपास होने वाली है, जिसमें एक अननोन अमाउंट में बैरक 8 सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया। अब आप सब सोच सकते हैं कि बैरक 8 सिस्टम ही तो भारत और इजराइल के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और इजराइल के बीच जॉइंट वेंचर के तौर पर जिस सरफेस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया था उसे हम लोग LRSAM या फिर MRSAM के नाम से जानते हैं और ये दोनों मिसाइल यानी कि बैरक 8 और LRSAM या MRSAM दोनों भाई सेम प्रिंसिपल को बेस करके बनाए गए, लेकिन जैसे कि अगर बेसिक डिफरेंस आप देखना चाहें LRSAM और बैरक 8 का जो ये नहीं करते हैं और अभी वियतनाम की तरफ से इस बैरक 8 सिस्टम को इजराइल के साथ खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है, उसके साथ भारत का कोई भी लेना देना नहीं होने वाला। अगला अपडेट MQ-9B ड्रोन को लेकर। जब यूनाइटेड स्टेट में ट्रम्प सरकार मौजूद था तभी भारत के लिए एक 30 प्रेडेटर ड्रोन को सप्लाई करने की अप्रूवल दिया गया, जिसकी कीमत करीब $3 बिलियन के आसपास की थी। अब इस डील को लेकर पिछले कई सालों से चर्चा चल रहा था और इसी साल की शुरुआत में ही इस डील को भारत की तरफ से होल्ड पर रखने का फैसला किया गया, जिसमें हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बात क्लैरिफाई किया गया और बदले में यहाँ पे इंडिजिनस नेवी को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन अभी PTI की तरफ से रिलीज की गई प्रेस रिलीज में बताया जा रहा है कि अभी भारत की तरफ से दोबारा इस डील को आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है और अभी इस डील को लेकर जो रेजोल्यूशन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जिन 30 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था उनमें से 10-10 करके हमारे तीनों सर्विस के भी इसको डिवाइड कर दिया गया। अब इनिशियली भारत की तरफ से सिर्फ MQ-9 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया जिसको सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अभी इसकी आम वेरिएंट को भी खरीदने का फैसला किया गया जो कि कई साल जैसे विशाल को विस्तार कर सकता है। अभी तो इसको लेकर जितने भी मीडिया रिपोर्ट पब्लिश किए गए थे कि डील को अभी होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था, जिसको कैंसिल किया जा रहा है। इस बात से अभी इनकार किया जा चुका और अभी PTI की तरफ से बात क्लैरिफाई कर दिया गया कि जल्दी से ही भारत और US के बीच इसको लेकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को फाइनल किया जाने वाला है।
अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और हम एक ही अपडेट के अंदर मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जुड़ा है। सबसे पहले तो अभी इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो नेवी हमेशा ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहता है, लेकिन बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को लेकर डिबेट चल रही है। अभी पहले न्यूक्लियर सबमरीन को बनाया जा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा रहा है। इसको लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स दो दल में बढ़ गए थे। इसी बीच इसको लेकर हमारे नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ से बताया गया कि वर्तमान नेवी में आईएनएस विक्रांत जल्द ही इंडक्ट होने वाली है, जिसके साथ हमारे पास अभी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होने वाले। लेकिन नेवी की बात करें तो नेवी को पूरे इंडियन ओशन पर नजर रखने के लिए और हमेशा कैरियर फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है, और नेवी की तरफ से भी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी पर कोचिन सीमेंट की तरफ से भी ये बात बताया गया कि अगर उनको अभी इंडियन नेवी की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का मौका दिया जाता है तो वो आईएनएस विक्रांत क्लास की एक और वेसल को 5 साल के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। भले कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि जब आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए उनको 13 साल के आसपास लग गया था, उससे ज़्यादा समय लग गया था, वो सेम क्लास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बस 5 साल के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। इस पर कोचिन सीमेंट का कहना था कि अभी इनिशियली हमको इसकी कंप्लीट डिजाइन से इसके डेवलपमेंट और करना था, जबकि अभी हमारे पास ब्लूप्रिंट और एक्सपीरियंस दोनों मौजूद है, तो सेम क्लास की एक और वेसल को बनाना भी हमारे लिए पहले के मुकाबले काफ़ी आसान होने वाला। तो सेम क्लास की एक और वेसल को बनाने का भी काफ़ी समय लगने वाला, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है, और जब भी किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाता है या प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है तो कभी इसको काफ़ी तेज़ी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अभी कोचिन सीमेंट की तरफ से नेवी के साथ बातचीत किया जा रहा है, जिसमें आईएनएस विशाल को भी डेवलप करने की बातचीत चल रही है। लेकिन आईएनएस विशाल की बात करें तो इसको लेकर थोड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसकी स्पेसिफिकेशन को फाइनल नहीं किया जा सका है। पहले इसको 65,000 टन तक की डिस्क्रिप्शन वाली एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने